अगर आप स्टडी टेक की वीडियो को निरंतर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाएं। इसको दबाने से आपको निरंतर हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी टेक एकेडमिक में। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 जो कि है मूल निवासियों का विस्थापन, इसका पार्ट 1 देखेंगे। गाइस ये हिस्ट्री का चैप्टर है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने स्टडी टेक एकेडमिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को समझाते हैं। तो है ये मूल निवासियों का विस्थापन। तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के बारे में जानेंगे। यानी कि अमेरिका का मतलब है कि पूरा अमेरिका महाद्वीप। तो अमेरिका का जो महाद्वीप है हम वहाँ के मूल निवासियों के बारे में देखेंगे और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में देखेंगे। और ये देखेंगे किस प्रकार उनके मूल निवासियों का वहाँ से विस्थापन हुआ, किस प्रकार वहाँ उनकी संस्कृति को नष्ट किया गया, बाहरी लोग वहाँ पर आए और उनको कमज़ोर किया। ये सब देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं आगे। तो उत्तरी मध्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों जगह के बारे में देखेंगे जो कि यूरोप के देशों ने उपनिवेश बनाया। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको बताएं, उत्तरी मध्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका, ये वो जगहें हैं जहाँ पर मूल निवासियों को एकदम ख़त्म कर दिया गया। हमारी इंडिया में भी अंग्रेजों ने शासन किया था, उपनिवेश बनाया था, लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ पर ख़त्म नहीं कर पाए। लेकिन जो उत्तरी मध्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका हैं, यहाँ के मूल निवासी लगभग नाम मात्र के हैं। तो ऐसा कुछ कर दिया था अंग्रेजों ने, या फिर हम ये कहें तो यूरोप के देशों ने। तो यूरोप के देश में सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं आता, और भी बहुत सारे देश जैसे स्पेन, पुर्तगाल, तो ये सारे भी आते थे और उपनिवेश बनाते थे। तो यूरोप के देशों ने उपनिवेश बनाया था, यहाँ के मूल निवासियों को भगाया या बहुसंख्यक हो गए, इनमें एशियाई लोग भी हैं। तो इन्होंने क्या किया, मूल निवासियों को वहाँ से भगाया और बाद में बहुसंख्यक हो गए, इनमें एशियाई लोग भी हैं। तो एशियाई लोग भी बहुत सारी जगह पर गए, लेकिन मुख्यतः हम यूरोपियों को देखेंगे। जो यूरोपीय लोग हैं वह बहुत सारे देशों में गए और वहाँ के मूल निवासियों को वहाँ से भगाया और बाद में बहुसंख्यक हो गए। और हम ये समझेंगे जब ये मात्र देश से स्वतंत्र हो गए तो इन्हें अलग देश का दर्जा मिला। तो एक्चुअल में जब यूरोपियंस, अभी एग्जांपल दूं तो यूरोपियंस जब अमेरिका में आए थे, फिर अमेरिका में जब बहुसंख्यक हो गए तो कुछ समय बाद इनको अपने एक अलग देश का दर्जा मिल गया। यानी कि इनका जो नेटिव कंट्री है, जैसे कि इंग्लैंड का व्यक्ति है, इंग्लैंड ने अमेरिका पे कब्जा किया, फिर अमेरिका में इंग्लैंड के लोग बहुसंख्यक हो गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो इंग्लैंड है, मतलब इंग्लैंड है, उसने अमेरिका को इंडिपेंडेंट कर दिया। तो जो अमेरिका है वो एक नया देश बना, लेकिन वहाँ पर जो लोग थे वो तो इंग्लैंड के ही थे। तो मूल निवास उनका इंग्लैंड ही था, लेकिन वहाँ से वो अमेरिका आए और बाद में इनको एक स्वतंत्र देश का दर्जा मिल गया। जैसा कि आज हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ये सब देखते हैं। तो ये है। अगर आज की बात करें तो यहाँ के मूल निवासियों की संख्या नाम मात्र की है। वह ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तथा उन्हें शहर में कम ही देखा जाता है। और एक्चुअल में दिस टाइम की बात करें तो जितने भी मूल निवासियों के क्षेत्र हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखे थे, जहाँ पर एकदम मूल निवासियों को खात्मा किया गया, उन देशों में अगर देखें तो जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो नाम मात्र के हैं, और अगर हैं भी तो गाँव में ज़्यादा रहते हैं और शहरों में तो बहुत कम। जैसे कि आपने सुना होगा कि नेटिव अमेरिकन होते हैं जो कि मूल निवासी माने जाते हैं अमेरिका के, उनको भी बहुत ही कम मात्रा में देखा जाता है, रेड इंडियन, सो ये सब। लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र शहरों और नदियों के नाम देसी हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके नाम देसी ही हैं। यानी हूबहू वही नाम तब से अब तक चले आ रहे हैं और वो देसी नाम है। जैसे कि यूएसए में ओहियो, मेसिसिपी और सिएटल, कनाडा में सकाचेवान, ऑस्ट्रेलिया में वोलोंगोंग और परमात्ता 20वीं सदी के मध्य में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के पाठ्य पुस्तकों में बताया गया, जिसे नई दुनिया कहा गया। तो बहुत सारी 20वीं सदी की बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जब खोज हुई तो एक नई दुनिया बताई गई थी और इस नई दुनिया में लोग भी रहते थे। तो इससे हमें इसके इतिहास के स्रोत मिलते हैं इन पुस्तकों के माध्यम से। और 1840 में मानव विज्ञानियों ने अध्ययन प्रारंभ किया। तो इस पर 1840 में अध्ययन प्रारंभ हुआ और 1960 के दशक में इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयान करने, यानी मौखिक इतिहास के लिए प्रेरित किया गया। तो जो मूल निवासी थे
उन्हें प्रेरित किया गया कि मौखिक इतिहास दें, यानी वो खुद बताएं कैसी वो रहन सहन है, क्या उनका इतिहास है। यानी कि एक तरीके से उन्हें छूट दी गई कि आप बताइए, कोई इसमें लिखावट वगैरह की चीज़ नहीं थी, क्योंकि यूरोपियन ने बहुत सारी जो पुस्तकें थी वो सब नष्ट कर दी थी गई थी। तो हमें मूल निवासियों का अगर इतिहास जानना था तो मूल निवासियों से ही उनके पास जाकर पता करना ही ज़्यादा अच्छा चांस है, क्योंकि जो उस वक्त पांडुलिपियाँ जो भी थी उनसे रिलेटेड उन सबको नष्ट कर दिया गया था यूरोपियों द्वारा। बाद में इन सब कुछ जानने का प्रयास किया गया, तो उन्हें मौखिक इतिहास के बारे में प्रेरित किया गया कि मौखिक इतिहास बनाया जाए, बोलकर जो इतिहास हो, और मूल निवासियों से। तो ये है। और आज भी बहुत सारी जो संग्रहालय हैं, जैसे कि अमेरिका में बहुत सारे संग्रहालय हैं जिनका संरक्षण जो है रेड इंडियन जो कि मूल निवासी हैं वो करते हैं, जैसे कि पुस्तक में दिया गया है, आप देख सकते हैं। यूरोपीय साम्राज्यवाद, चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। तो यूरोपीय देशों ने दूसरे देशों को उपनिवेश बनाया, यही यूरोपीय उपनिवेश है, यानी कि उपनिवेश साम्राज्यवाद है। ये इसका साम्राज्य जो वाद है उनका साम्राज्यवाद कि एक दूसरे देश पे कब्जा करना, वही है जिसमें यूरोपीय देशों ने दूसरे देशों को उपनिवेश बनाया था। यूरोपीय उपनिवेश इसे इंग्लैंड सबसे आगे था, तो उसमें सबसे ताकतवर इंग्लैंड था, क्योंकि इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट बहुत सारे देशों पर राज किया था और इसीलिए ये सबसे शक्तिशाली माना जाता है इंग्लैंड। और वहीं ये यूरोपीय साम्राज्यवाद, आप समझ गए होंगे कि यूरोपीय देश जो साम्राज्य बनाते थे उसी को यूरोपीय साम्राज्यवाद कहते हैं। तो महत्वपूर्ण देश देखते हैं इसमें, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन और पुर्तगाल। ये सारे इंग्लैंड के बाद महत्वपूर्ण देश थे, क्योंकि इन देशों ने भी साम्राज्यवाद बनाया। फ्रांस ने, हॉलैंड ने, स्पेन ने, पुर्तगाल ने आदि। इन्होंने अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में उपनिवेश स्थापित किया। तो अफ्रीका महाद्वीप में ये बहुत सारे, ज़्यादातर इन्होंने उन महाद्वीपों पर अपना उपनिवेश बनाया जो कि इनसे अलग थे। तो यूरोप के सारे देश अमेरिका में घुसे, कुछ अफ्रीका महाद्वीप में घुसे, कुछ एशिया में घुसे, और बहुत सारे देशों को उपनिवेश बनाया। जैसे कि अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका, तो अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका, एशिया में भारत, ये सब किया। तो भारत में किस प्रकार उपनिवेश बनाया था ये देखते हैं। तो भारत में इन्होंने स्थानीय शासकों को हराकर कर वसूलते थे, व्यापार को सुगम बनाने के लिए निर्माण कार्य करते थे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ निर्माण किया, अंग्रेजों ने चीज़ें लाई, तो उसमें अंग्रेजों का सिर्फ यही पर्पस था कि वो अपने बिजनेस को और बेहतर कर सके, अपने व्यापार को और ऊपर ला सके। और यहाँ के जो शासक थे उन्हें हरा कर वसूलते थे, और जो जनता थी उसका बहुत ज़्यादा शोषण होता था अंग्रेजों के समय में। दक्षिण अफ्रीका की बात अभी हम आगे करेंगे। चलिए आपको सेटलर शब्द, इस शब्द के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले सेटलर क्या होता है ये देखिए। सेटलर एक्चुअली में बहुत सारे देशों में जब इन्होंने उपनिवेश बनाया यूरोपीय लोगों ने, तो उन्हें बहुत सारे नाम दिए गए, उनमें भी एक नाम सेटलर भी है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में जो डच लोग थे, दक्षिण अफ्रीका के लोग इन्हें सेटलर कहते थे। अमेरिका के जो लोग थे मूल निवासी, वो यूरोपीय लोगों को सेटलर कहते थे। ऑस्ट्रेलिया के लोग जो थे और न्यूजीलैंड, आयरलैंड के लोग थे, वो ब्रिटिश को सेटलर कहते थे। और अंग्रेजी भाषा इनकी राजभाषा थी। तो आपको पता है कि डच जो होते हैं और ब्रिटिश जो होते हैं, इनकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है, और ज़्यादातर यूरोपीय देशों में भी अंग्रेजी है। लेकिन कुछ अपवाद ये है कि जो कनाडा थे, जो फ्रांसीसी लोग थे वहाँ पर कनाडा में, तो फ्रांसीसी लोग तो इंग्लिश बोलते नहीं, वहाँ तो फ्रेंच बोलते हैं, तो इसलिए कनाडा की जो राजभाषा थी वो फ्रेंच थी। लेकिन जो सेटलर शब्द है वो उनके लिए प्रयोग होता है जो अंग्रेजी बोलते हैं, और अंग्रेजी बोलने के साथ साथ हमें ये पता लग जाता है कि वह कौन थे। जैसे वहाँ दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए करते थे, वैसे भी डच इंग्लिश बोलते हैं, और आपको पता है ब्रिटिश वहाँ पर भी इंग्लिश बोलते हैं। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, तो इनके लिए भी सेटलर का उपयोग होता था। लेकिन कनाडा अपवाद ये है क्योंकि कनाडा में जो मातृभाषा थी वो फ्रेंच थी, क्योंकि वहाँ पर फ्रांसीसी लोगों ने आक्रमण किया था। तो ये अपवाद है, और सेटलर इसी ही कहते हैं बाहरी लोगों को जो कि अंग्रेजी में बात करते हैं। और अपवाद इसमें कनाडा है क्योंकि कनाडा में फ्रांसीसी राजभाषा है। तो आप सेटलर समझ गए होंगे आसानी से। उत्तरी अमेरिका, चलिए इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि उत्तरी अमेरिका की स्थिति कैसी थी उस वक्त और आज भी। तो आपको ये जानना होगा और आप इसको समझ सकते हैं। इसके लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको याद रहे, लेकिन आपको इससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या भौगोलिक स्थिति थी। तो देखते हैं। तो उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अंटार्कटिक महासागर तक फैला था। तो इसका फैलाव कहाँ तक था आपको इसमें बता दिया। उत्तरी अमेरिका, यहाँ महाद्वीप की बात हो रही है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात हो रही है। तो वो देखें, आप मैप में भी देख सकते हैं कि उसको प्रशांत महासागर उसके कहाँ पर है, अंटार्कटिक महासागर उसको कहाँ है। पथरीली पहाड़ी की श्रृंखला के पश्चिम में अरिजोना और नेवाडा की मरुस्थली भूमि, यानी कि मरुभूमि मतलब मरुस्थली यानी कि रेगिस्तानी भूमि थी। थोड़ा और पश्चिम में सियरा नेवाडा पर्वत, पूरब में ग्रेट मैदानी इलाके, ग्रेट झीलें, ग्रेट मतलब विशाल, इस तरीके से विशाल झीलें, और मिसिसिपी और ओहिया और अप्पालाचिया या पर्वतों की घाटियां हैं। दक्षिण में मैक्सिको,
कनाडा का 40% हिस्सा जंगल का था। तो कनाडा जो उस वक्त था वहाँ पर 40% जो उसका एरिया था वो जंगल में था। और ये थी भौगोलिक स्थिति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा, कौन सी चीज़ें कहाँ पर थी, आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा। मूल निवासी, किसी भी स्थान के लोग या जनजातीय लोग को मूल निवासी कहा जाता है। मूल निवासी के बारे में देखते हैं। तो किसी स्थान के मूल लोग या जनजातियों को मूल निवासी कहा जाता है जो अपने मौजूदा निवास स्थान में पैदा हुए और पूर्वज भी उसी स्थान के बासिंदे थे। तो मैं बताऊं मूल निवासी कैसे कहते हैं। तो मूल निवासी उसे कहते हैं जो एक ही क्षेत्र पे रहता है और इसी क्षेत्र पर उसका जन्म हुआ होता है और उसके साथ साथ उसके पूर्वजों का भी जन्म यहाँ पर हुआ होता है। और एक तरीके से देखें तो उसकी एक बहुत बड़ी पीढ़ी काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रहती है। एग्जाम्पल दूँ तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो मूल निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के, वह अभी भी हैं लेकिन बड़े कम मात्रा में हैं। और वह वहाँ के मूल निवासी हैं, ना कि वो गोरे लोग। वो अलग ही लोग होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी होते हैं। वो गोरे नहीं होते, उनकी शक्ल एक तरीके से काली होती है। वो मूल निवासी है ऑस्ट्रेलिया के, तो वो मूल निवासी में जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले तो कुछ समय हुआ है अभी, जब से यूरोपियन ने ऑस्ट्रेलिया में आए तब से हुए। तो मूल निवासी एक तरीके से उन्हें मारा नहीं जाएगा। लेकिन अगर अब के हिसाब से देखें तो इतने साल हो चुके हैं उन्हें, लगभग 300 400 500 साल हो ही चुके हैं। तो अब तो मान ही जाएंगे मूल निवासी वो लोग। लेकिन तब और रियली मूल निवासी देखे जो कि एकदम रियल के हैं तो वह काले लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में। और इस हिसाब से देखें तो मूल निवासी उसे ही कहते हैं जो उस निवास स्थान का हो और उसकी जो पीढ़ी हो, मतलब पुरानी पीढ़ी हो, पूर्वज हो, वो भी उसी स्थान के हो। और ये ज़्यादातर जनजातीय लोग होते हैं। जनजाति मतलब आदिवासी लोग, क्योंकि वो अपनी मिट्टी से जुड़े होते हैं और वो एक स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं। उत्तरी अमेरिका में खनिज संसाधन, तो उत्तरी अमेरिका के खनिज संसाधन देखते हैं। तो अभी मैंने आपको थोड़ा डिस्कस कर दिया, ये मूल निवासी के बारे में था, ये बस आपको जान लेना चाहिए। तो उत्तरी अमेरिका में खनिज संसाधन देखें तो यहाँ पर तेल, गैस और खनिज संसाधन थे। तो तेल और गैस प्रचुर मात्रा में थे, ये खनिज वहाँ पर थे, जिनके कारण ढेरों बड़े उद्योग थे। तो इसी कारण जो बाहरी लोग यहाँ पर आए उन्होंने बहुत सारे उद्योग खड़े किए यूरोपीय लोगों ने तेल और गैस की मदद से। और कृषि की बात करें तो कनाडा में गेहूँ, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते थे। और मछली उद्योग यानी मत्स्य उद्योग यहाँ पर बहुत अच्छा था। और कनाडा में गेहूँ, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते थे और मत्स्य उद्योग था यानी मछली उद्योग था। चलिए फिर से मूल निवासी के टॉपिक पे आते हैं। मूल निवासी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस चैप्टर के हिसाब से मूल निवासी के बारे में देखेंगे। उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे दक्षिण की तरफ बढ़े। तो एक्चुअल में जो 30,000 साल पहले बासिंदे यानी पहले लोग यहाँ पर आए थे, वह कहाँ से माइग्रेट होकर आए थे? वो एशिया के रास्ते माइग्रेट होकर यहाँ पर आए थे। और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे दक्षिण की तरफ चले गए, यानी कि दक्षिण की तरफ वो चले गए हैं महाद्वीप के अंदर। अमेरिका में मिलने वाले सबसे पुराने मानव कृति एक तीर की नोक 11,000 पुरानी, तो 11,000 पुरानी सबसे पहले पुरानी नोक यहाँ पर मिली है जो कि 11,000 साल पुरानी है। तकरीबन 5,000 साल पहले तक जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई, तब आबादी बढ़नी शुरू हुई। तो जलवायु अच्छी नहीं थी, लेकिन जब 5,000 साल पहले यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में जलवायु जो है स्थिर हुई तो यहाँ पर आबादी बढ़नी शुरू हुई। ये लोग नदी घाटी के साथ साथ गाँव में समूह बनाकर रहते थे, यानी ये सामूहिक रूप से रहते थे, गाँव में समूह बनाकर रहते थे। और नदी की घाटी में भी रहते थे, यानी नदियों के आसपास भी रहते थे, गाँव के समूह बनाकर भी रहते थे। मछली और मांस खाते थे, मछली खाते थे, मांस खाते थे मछलियों का या फिर जानवरों का। सब्जियों तथा मकई खाते थे, तो सब्जियाँ उगाते थे, मकई उगाते थे। ये अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से उन्हें बाइसन यानी उस जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदान में घूमती है। तो घास के मैदान में बाइसन एक जंगली भैंस होती है, उसकी तलाश में ये जाते थे और लंबी यात्राएं करते थे मांस की तलाश में। 17वीं शताब्दी में आसान हो गया और इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी शुरू कर दी। तो 17वीं शताब्दी में इन्हें इन बाइसन भैंसों का शिकार करना आसान हो गया, क्योंकि इन्होंने घुड़सवारी यानी घोड़े पे सवार होकर सीख लिया। तो घोड़े पे सवारी जब करना सीख लिए तो ये लंबी यात्राएं जल्दी जल्दी कर लेते थे और जानवरों को मारते थे। वह घोड़े स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे। तो जो स्पेनी लोग आए थे यहाँ पर उनसे ये घोड़े खरीदते थे, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते जितने कि उन्हें भोजन के लिए ज़रूरी होते थे। और ये उतने ही जानवर मारते हैं जितने इन्हें, यानी कि ये सिर्फ अपनी भोजन के आवश्यकता के अनुसार जानवर मारते थे, ना कि व्यापार के लिए जानवर मारते थे कि जानवर मार के उसका दांत बेचना, ये सब नहीं करते थे। वो सिर्फ उतने ही जानवर मारते थे जितने से उनका आवश्यकता पूरी हो, अपनी भोजन की पूर्ति कर सके, बस। उन्हें बड़े पैमाने पर खेती करने की कोई कोशिश नहीं की। तो और बड़े पैमाने पर
खेती करते तो थे लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं करते थे, चूँकि वो अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन नहीं करते थे। यानी कि उनको जितनी आवश्यकता है वो उसी हिसाब से चीज़ें करते थे। अगर मांस खाना है भोजन के लिए तो वो उतनी ही मात्रा में जानवर को मारेंगे जितना उनका मांस के लिए पर्याप्त हो, और उसके साथ साथ खेती भी उतना ही करेंगे जितना उत्पाद उन्हें भोजन भरने के लिए हो। वो इसलिए उत्पाद नहीं करते थे कि वो व्यापार करें, क्योंकि वहाँ पर व्यापार नाम की उस वक्त चीज़ नहीं थी, तो वो व्यापार के लिए कृषि नहीं करते थे और जानवरों का मांस भी नहीं मारते थे, यानी जानवरों को भी नहीं मारते थे व्यापार के नाम पे। इसलिए उन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिण अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। तो केंद्रीय और दक्षिणी अमेरिका जो है वहाँ पर, दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है, वहाँ पर राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। और केंद्र की बात मैं करूँ तो दक्षिण अमेरिका के हमने इतनी सारी चीज़ें पर कमी, उस वक्त साम्राज्य थे लेकिन यहाँ पर नहीं थे। इलाके को लेकर कबीलों के बीच झगड़े की कुछ मिसालें मिलती हैं, तो हाँ, यहाँ के जो कबीले थे उनके बीच झगड़े होते थे, इसकी मिसालें मिलती हैं। पर कुल मिलाकर जमीन पर नियंत्रण का कोई मुद्दा नहीं था, यानी जमीन के लिए कोई भी यहाँ पर लड़ाई नहीं हुई थी। वो जमीन पर अपनी मालिकियता की कोई ज़रूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। तो वो ज़मीन पे मालिकाना हक वक के लिए नहीं लड़ते थे और वो उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। वो सिर्फ अपने मिलने वाले भोजन और इसी से संतुष्ट थे जो उनको भोजन मिलता है। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि औपचारिक संबंध और दोस्तियाँ कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना। जैसे कि औपचारिक संबंध होते हैं और दोस्तियाँ कायम करना उन्हें पसंद था, और उपहारों का आदान प्रदान, यानी कि आप कुछ वस्तु देते हैं तो आपने अगर कोई वस्तु दी तो वो भी वस्तु देते थे, तो ऐसा वो लोग करते थे। चीज़ें उन्हें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी, तो वो लोग चीज़ें खरीदते नहीं थे, वो एक दूसरे को चीज़ें आदान प्रदान करते थे, वो चीज़ों को बेचा नहीं करते थे। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी। तो यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती थी मूल निवासियों की, वो भाषाएं बोली तो जाती थी, मौखिक तो थी लेकिन लिखित नहीं थी। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता। तो उनके समय की गति चक्रीय है, तो इनको अपने इतिहास, हर कबीले को अपने इतिहास के बारे में पता था, और वो दर पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे समय आगे हो रहा था सबको, मतलब आगे आगे वो इतिहास उनका जाता जाता था। ये वे कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े बुनते थे, तो वो कारीगर थे एक तरीके से और कपड़े बुनते थे। वे धरती को पढ़ सकते थे, जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को वे उसी तरह समझते सकते थे जैसे पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते हैं। तो जैसे एक पढ़ा लिखा आदमी किसी पुस्तक को पढ़ता है एक तरीके से समझे, उसी प्रकार वह बिना पढ़े लिखे, वो जैसे लोग थे उस वक्त, वो चीज़ों को समझ लेते थे अपनी परंपरा के अनुसार, जैसे परंपरागत तरीके होते हैं वैसे। तो आपको उम्मीद है आपको ये इतना समझ आ गया होगा। शत्रु इमेज देख रहे होंगे, इस इमेज को मैं आपको एक बार समझा देता हूँ क्या है इसमें। तो अमेरिकन इंडियन, एमरिंड और एमरिंडियन, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका तथा कैरिबियन के मूल निवासी। फर्स्ट नेशन पीपल, मूल निवासी का संगठित समूह जिसने कनाडाई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की। 1876 के इंडियंस एक्ट में बैट्स पद का इस्तेमाल किया गया, लेकिन 1980 के दशक में नेशंस शब्द प्रयुक्त होने लगा। इंडिजिनियस पीपल, ऐसे लोग जो किसी जगह में हमेशा से रहते हैं। नेटिव अमेरिकन, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के देसी लोग, यह पद अब बहुत प्रचलित है। रेड इंडियन, गेहूं वर्ण के लोग जिनके निवास स्थान कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया। तो एक्चुअली में ये रेड इंडियन इंडियन नहीं होते, ऐसा कोलंबस ने गलती से सोचा कि जो इंडिया के लोग हैं वो रेड इंडियन है। एक्चुअली में रेड इंडियन इंडियन नहीं है, रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी है। 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारी को यह देखकर सुकून मिला कि वहां के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी से बड़ा है। यानी कि इसका अर्थ है कि जब यूरोपीय लोग 2 महीने की समुद्री अभियान, यानी कि समुद्री अभियान के बाद यहाँ पर, यानी उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके उत्तरी तट पर जब पहुँचे, तो उन्हें यह देखकर खुशी हुई और ये सुकून मिला कि वहाँ पर जो लोग थे, स्थानीय लोग, वह दोस्ताना थे, गर्मजोश से भरे हुए थे। यानी कि वो दोस्ताना व्यवहार रखना पसंद करते थे, वह लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और उन्होंने स्वागत किया यूरोपीय लोगों का। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत जो वहाँ के सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए, यानी कि चौंक गए, भूले न समाये। ऐसा उन्हें सोना मिला था, दक्षिण अमेरिका को इतना ज़्यादा सोने की मात्रा मिली वहाँ पर, ये सब देखकर वो अभिभूत हो गए कि इतना ज़्यादा सोना है यहाँ पर। तो ये इसके विपरीत थे ये लोग जो यूरोपीय इधर से आए थे। ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे। तो ये सोने के व्यापार के लिए नहीं आए थे, और ये लोग आए थे मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे।
जिसमें दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत जो वहाँ के सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे। मतलब कि जो दक्षिण अमेरिका में स्पेनी लोग गए थे वो वहाँ पर सोने के लिए गए थे और वहाँ पर उन्होंने सोनों के प्रचुर भंडार देखकर वो अभिभूत हो गए, यानी चौंक गए थे, ऐसा हुआ था। लेकिन ये जो थे ये लोग मछली और रोएदार की खाल के व्यापार के लिए आए थे। जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उत्तरी तट पर जो यूरोपीय आए थे वो यहाँ पर मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, जिसमें उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर से अपेक्षित मदद मिली। तो जो वहाँ के देसी लोग थे उन्होंने यूरोपीय लोगों की मदद की शिकार में उन्होंने मछली और रोएदार खाल में उनकी मदद की। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। इनका मकसद था कि ऐसी हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीलों में ही बनती है, या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान करना जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं होता था। तो मतलब उन्होंने ये देखा कि ये लोग एक खास समय पर इकट्ठा होते थे और इनका इकट्ठा होने का ये मकसद था कि जो कबीले हैं वो अपनी हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करें और ऐसे खाने पीने की चीज़ों का आदान प्रदान करें जो अन्य जगहों पे नहीं पा सकती। तो जो कबीले थे वहाँ पर वो अलग अलग चीज़ें उत्पादित करते थे और हर जगह पे वो उत्पाद हो नहीं सकता था, तो ऐसी ऐसी चीज़ों का ये आदान प्रदान करते थे। वहीं स्थानीय उत्पादों के बदले यूरोपीय लोग वहाँ के बासिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन और बंदूकें जो जानवर मारने में तीर धनुष की अच्छी तरह पूरक साबित हुई और शराब दे देते। तो ये 4 प्रकार की चीज़ें वह उन चीज़ों के बदले में देते थे जो इनको देसी लोगों से चाहिए होती थी। तो देसी लोग से ये रोएदार खाल और मछली और चीज़ें लेते थे, लेकिन इसके बदले यूरोपीय लोग इन्हें कुछ देते थे, जैसे बंदूकें देते थे ताकि ये जानवरों का शिकार अच्छे से कर सकें, शराब देते थे और इनको कंबल देते थे, बासिंदों को कंबल और लोहे के बर्तन इन्हें देते थे। वहाँ के बासिंदों का पहले शराब से परिचय नहीं था, तो जो वहाँ के देसी लोग थे उन्हें शराब के बारे में पहले पता नहीं था। वे जल्द ही इसकी आदत का शिकार हो गए और धीरे धीरे शराब वहाँ पर प्रचलित हो गई और वो इसका शिकार हुए, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ और ये यूरोपीय लोगों के लिए फ़ायदेमंद था, क्योंकि वह उनके व्यापार के लिए अच्छी शर्तें थोपने में सक्षम बनाया। तो उन्होंने उनको शराब पिला देते थे और जो अपनी व्यापार के नियम थे, व्यापार की शर्तें थी, उन पर थोप देते थे और उन्हें जबरन शराब के नशे में मानना पड़ता था। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण की। तो यूरोपीय लोगों ने उनसे भी एक आदत ग्रहण की कि देसी लोग जो थे वो तंबाकू खाते थे, तो उसकी आदत जो है वो यूरोपीय लोगों को भी लग गई, यानी तंबाकू की आदत यूरोपीय लोगों ने उनसे ग्रहण करी। और कुछ दार्शनिक हैं जिन्होंने इनके बारे में कुछ बोला, उसके बारे में देखते हैं। जिसमें जो दार्शनिक हैं वो है जो रूसो के विचार, इनके विचार देखते हैं इनके बारे में। तो इनका कहना था कि ऐसे लोग तारीफ़ के काबिल थे, ये लोग इनके बारे में सोचते हैं, मूल निवासी के बारे में अमेरिका वगैरह के, क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। यानी कि जो सभ्यता के अंदर दोष होता है, दोष की बात हो रही है यहाँ, उससे ये बेखबर थे, उस दोष को इन्होंने छुआ नहीं था, इसलिए ये तारीफ़ के काबिल लोग थे। ये इनका विचार था। चाहे इनके अंदर सभ्यता ना हो इन लोगों के अंदर, लेकिन जो विकृति होती है, दोष होता है, वो इससे दूर थे, वो सभ्यता की विकृतियों से दूर थे। ये दार्शनिक रूसों के विचार थे इन पे। कॉलोनी किसे कहते हैं ये देखते हैं। 17वीं सदी में यूरोपीय लोग दूसरे महादेशों में अपना प्रवास स्थापित किया। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी कहा जाता है। तो कॉलोनी वही एक सिंपल सा मीन है कि जो यूरोपीय लोग जाते थे जहाँ पर भी, वहाँ पर अपनी बस्ती जहाँ बसा लेते थे, उसी को वो कॉलोनी कहते थे। इन्हीं को ही कॉलोनी कहा जाता था। चलिए अब देखते हैं पारस्परिक धारणाएं, ये टॉपिक है, इसको देखते हैं। तो ज़्यादातर यूरोपीय लोग सभ्य समाज का पता साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर लगाते थे। तो ये सारी पॉइंट्स हैं जिसमें साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन, इन्हीं से वो सभ्यता का या समाज का पता लगाते थे कि वो सभ्य समाज है कि कैसा समाज है। उत्तरी अमेरिका के लोग जंगल में रहते थे, व्यापार से कोई मतलब नहीं था, ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं मानते थे। तो इसलिए इन कारणों से यूरोपीय लोग को असभ्य मानते थे। तो इनके अंदर पहली बात तो ना साक्षरता थी, ना संगठित धर्म था, इनका कोई धर्म पूर्ण रूप से संगठित नहीं था कि यही कर्म कांड है वो सब। शहरीपन नहीं था इनके अंदर, सब ये लोग एक तरीके से जंगली थे, जंगल में रहने वाले लोग थे। तो इस आधार पर इन्हें असभ्य मानते थे यूरोपीय लोग, साफ सी बात है। इन मूल लोगों ने यूरोपीय लोगों से चीज़ें आदान प्रदान की। तो बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि मूल लोगों ने यूरोपीय लोगों से की, जिसमें मछली और रोएदार खाल था। ये लेते और बदले में कुछ सामान देते। तो यूरोपीय लोग इनसे मछली और रोएदार खाल लेते जानवरों की, और इसके बदले में वह कुछ सामान लेते, कभी कभी ज़्यादा तो कभी कभी कम। तो कभी ऐसा होता था कि जो यूरोपीय लोग थे उनको कभी मार्केट में ज़्यादा उन्हें देते थे सामान, कभी कम देते थे। अब ऐसा क्यों होता था? क्योंकि कभी कभार इन चीज़ों से उन्हें ज़्यादा मुनाफा होता था यूरोप के अंदर, तो इन्हें ज़्यादा देते थे
जो उपहार है, लेकिन जब कम होता था तो इन्हें नहीं देते थे। कम मतलब कम नहीं, मतलब कम देते थे। इसका ये अर्थ था कि यूरोपीय लोग तो बिजनेस के तरीके से इसे ले रहे थे, लेकिन मूल निवासी को बिजनेस से कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या बिजनेस होता है। वो तो सिर्फ उपहार के बदले उपहार देते थे, उपहार के बदले उपहार लेते थे, उन्हें तो ऐसा लगता था। लेकिन यूरोपीय लोग बिजनेस करते थे इनके साथ, और वो व्यापार इसको अपना वो समझते थे, क्या कहते हैं, ये अपने उपहार की तरह समझते थे कि हम उपहार दे रहे हैं, हमें उपहार मिल रहा है। तो मूल निवासी को लगता था कि जानवर इनसे बदला लेंगे। अब ये कैसे लेंगे इनसे, क्योंकि अब बहुत सारे जानवरों का इन्होंने मर्डर किया था, जानवरों को मार कर ये उनसे खाल प्राप्त करते थे। तो मूल निवासी को लगने लगा कि जानवर इनसे बदला लेंगे, क्योंकि अब इतने सारे जानवरों को मार रहे हैं, उनसे बदला लेंगे। तो उनकी ऐसा मानना था। ये यूरोपीय लोगों के लालचीपन से दुखी थे। तो यूरोपीय लोगों के लालचीपन से इसलिए दुखी थे क्योंकि यूरोपीय लोग कभी इनको चीज़ें ज़्यादा देते थे, कभी कम देते थे, और ज़्यादातर वो इन्हीं चीज़ों की मांग करते रहते। तो इसलिए वो यूरोपीय लोगों के लालचपन से जो है दुखी थे। यूरोपीय लोगों को आना यहाँ हुआ, तो बाद में क्या हुआ कि यूरोपीय लोगों का आना भी यहाँ पर हुआ, यूरोपीय व्यापारियों के साथ साथ यहाँ बसने के लिए। तो क्या हुआ कि कुछ समय बाद यूरोपीय व्यापारी उनके साथ यूरोपीय लोग भी आने लग गए और यहाँ पर बसने लग गए, अपनी कॉलोनी स्थापित करने लग गए। कारण यूरोप में ईसाइयत के भिन्न भिन्न संप्रदाय में तनाव, तो वहाँ पर यूरोप में ईसाई धर्म था, तो ईसाई धर्म के अंदर भी तनाव था। जैसे कि वहाँ पर दो संप्रदाय थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, इन दोनों में विवाद होता था। तो जैसे कोई देश है जहाँ पर कैथोलिक मजबूत है, तो वहाँ से प्रोटेस्टेंट जो है अमेरिका के अंदर आते थे, उत्तरी अमेरिका के अंदर, और जहाँ पर कैथोलिक मजबूत है वहाँ से प्रोटेस्टेंट आते थे, जहाँ प्रोटेस्टेंट मजबूत है वहाँ कैथोलिक आते थे। तो इस प्रकार प्रवास होता था, धार्मिक तनाव वहाँ पर था। इसके कारण ये जंगल को काट कर खेती करना चाहते थे। इन्होंने अपनी आबादी बढ़ाई, और धीरे धीरे यूरोपीय लोगों ने, जो यूरोप से आए थे, उन्होंने अपनी आबादी बढ़ाई और जंगलों को काट कर वो यहाँ पर खेती करना चाहते थे, और ऐसा ही हुआ। बाद में आगे हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो 18वीं सदी के अंत में कनाडा और यूएसए देश के नाम आए। तो उससे पहले ना कनाडा नाम का देश था, ना यूएसए नाम का देश था। तो 18वीं सदी में ये दोनों देश आए, कनाडा और यूएसए। ये तब आए जब यूरोपियों ने अपनी कॉलोनी उत्तरी अमेरिका में आई और यहाँ पर अपनी कॉलोनी विकसित की, यानी अपनी बस्तियाँ विकसित की। तब जाकर जब हम बहुसंख्यक हुए, तब इन देशों का निर्माण हुआ है। जैसे कि यूएसए को 1781 में एक देश की मान्यता प्राप्त हुई। किससे हुई प्राप्त स्वतंत्र देश की मान्यता? उसकी मातृ देश, यानी जहाँ के वो नेटिव थे वहाँ के लोगों से। और कनाडा को भी ऐसे ही 1867 में महासंघ का दर्जा मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कनाडा और यूएसए छोटे से हिस्से ही थे। 100 वर्षों के अंदर कब्जा किया और क्षेत्र बढ़ाया गया। तो ये क्षेत्र जो थे कनाडा और यूएसए के, ये जब बस्तियां बनी, यानी यूरोपीय की बस्ती जब छोटी सी बनी, तो वो जब बस्ती बड़ी होती गई तो वही आज एक विशाल देश बन गए। जैसे कनाडा और यूएसए पहले ये बहुत ही छोटी जगह पे थे, फिर धीरे धीरे मूल निवासी को हरा कर उन पे कब्जा कर करके ये बड़े हुए, और ये 100 वर्षों में इन्होंने बहुत ही बड़ा क्षेत्र कब्जा कर लिया। इन्हें स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली मातृ देश से। तो इनका जो नेटिव कंट्री है, जैसे यहाँ पर यूरोपीय आए थे, जिस यूरोपीय का नेटिव कंट्री है, जैसे ब्रिटिश ने अमेरिका पे जब कब्जा किया और यहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित किया, उसके बाद जब यहाँ पर बहुसंख्यक हो गए ये ब्रिटेन के लोग, तो क्या हुआ कि इनको यहाँ पर एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी यूएसए को, उसके मातृ देश यानी मदरलैंड से, जैसे कि ब्रिटेन ने। तो ऐसे ही देश मान्यता देने लग गए और बाद में ये एक स्वतंत्र देश बन गए, जैसे कनाडा और यूएसए। आप समझ गए होंगे। अब इन क्षेत्रों से मूल लोगों को भगाया गया, उनकी किसी भी प्रकार से रजामंदी नहीं ली गई और छोटे स्थान पर समेट दिया। तो उन्हें वहाँ से भगाया गया और छोटे से स्थान पर उन्हें समेट दिया गया। अमेरिका ने मैक्सिको की ज़मीन जीती, तो अमेरिका ने मैक्सिको के कुछ भाग भी जीते और धीरे धीरे अमेरिका का विस्तार हो गया। ये मैप आप देख सकते हैं। इस मैप में आपको दिख रहा होगा किस प्रकार संधि के माध्यम से धीरे धीरे एक अमेरिका छोटे से पहले स्तर पे था, फिर धीरे धीरे ये बड़ा होता गया। इसको जैसे आप इस मैप में, इस इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार अमेरिका एक छोटे से क्षेत्र में था और उस वक्त इसने धीरे धीरे संधि के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका धीरे धीरे बड़ा होता गया। इन पूरे क्षेत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्जा है। तो 19वीं सदी में अमेरिका में परिवर्तन आया। मैंने आपको दिखा दिया किस प्रकार परिवर्तन आए। जर्मनी, स्वीडन और इटली के लोग यूएसए में प्रवास किए। तो प्रवास ऐसे किए कि जो जर्मनी के लोग थे, स्वीडन के लोग थे और इटली के लोग थे, इन्होंने भारी मात्रा में 19वीं सदी में यूएसए में प्रवास किया। कारण यहाँ पर भूमि सस्ती थी यूएसए के अंदर, और जो चारवाहों के लिए स्टेपिज की तरह प्रेरी घास का मैदान था। तो जो वहाँ के चारवाहे थे यूरोप के, जैसे उनके पास स्टेपिज एक घास का मैदान था चारवाहों के लिए, वैसे ही अमेरिका के अंदर प्रेरी घास का मैदान था। तो चारवाहे बड़ी खुशी से अमेरिका में आके बसने लगे और यहाँ के प्रेरी घास के मैदान को एक तरीके से स्टेपेज की तरह यूज करने लग गए और वहाँ पर चारवाहे के लिए उपयोग करने लग गए। भूमि सस्ती थी, एक ये भी कारण था कि जर्मनी, स्वीडन और इटली के ज़्यादातर लोग यूएसए में आके बसे।
यहाँ पर जंगल साफ किए, खेती का विकास किया। तो जंगलों की यहाँ सफाई की और खेती का विकास किया। और यहाँ पर उस प्रकार की फसल उगाने लगे जो यूरोप में नहीं उग सकती। तो ऐसी बहुत सारी फसल थी जो यूरोप में सही से नहीं उग सकती थी, उन्हें यहाँ पर उगाया गया, जैसे धान और कपास। खेतों के बचाव के लिए जानवरों को सफाया किया। तो बहुत से वहाँ पर जानवर थे। आपको पता है कि वहाँ पर जब लोग एक तरीके से जब प्रकृति प्रेमी थे तो जानवर भी वहाँ पर थे, लेकिन इन्होंने जानवरों का सफाया किया, जानवरों का शिकार किया। और 1873 में कटीली तारों की खोज हुई, तो इसका उपयोग कर अपने खेतों को सुरक्षित करा, यानी अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। इनको चारों ओर लगा देते इन कटीले तारों को, जिससे जानवर भी भारी मात्रा में मर जाते थे बाहरी। इन्होंने अफ्रीका से दास बुलाए और काम लिया अमीर लोगों ने, क्योंकि जो देखिए जो अमीर लोग थे उन्होंने अफ्रीका से यहाँ पर दास बुलाए, और जो मूल निवासी दास थे, यानी मूल निवासियों को भी दास बना रखा था इन्होंने। जो मूल निवासी थे उनकी संख्या कम थी, इसलिए इन्हें बाहरी दास बुलाना पड़ा, वरना ये यहीं के दास से काम करवाते। तो मूल निवासियों की संख्या इसलिए कम थी क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर मूल निवासियों को मार दिया था, और उन्हें एक तरीके से वो उनकी संख्या बड़ी कम थी, इसलिए उन्होंने अफ्रीका के दास बुलाए जो अमीर लोग थे। बाद में 20वीं सदी में दास प्रथा को अमानवीय मानने वाले लोगों की जीत हुई और यह समाप्त हुई। इन्हें भी समान अधिकार दिए गए। तो जो 20वीं सदी थी तो वहाँ पर दास प्रथा जो है एक तरीके से अमानवीय मानने वाले लोग थे बहुत सारे अमेरिका के अंदर, और उनको जब ये जीत मिली तो दास प्रथा समाप्त हो गई कुछ समय बाद, और काफ़ी लंबा संघर्ष चला दास प्रथा के खिलाफ। तो ये सब हुआ अमेरिका के अंदर। एक तरीके से अमेरिका के मूल निवासियों का किस प्रकार वहाँ पर रहना था, किस प्रकार यूरोपीय लोग आए और उनकी पूरी संस्कृति को तहस नहस कर अपने आप को बढ़ा लिया। आज वो बहुसंख्यक है, और यूनाइटेड स्टेट को हम यूरोपीय लोगों से ही जानते हैं। कनाडा में विवाद, तो अभी हमने जितनी भी कहानी देखी वो यूएसए से संबंधित थी। अब कनाडा में देखते हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका का ही एक देश है। तो कनाडा में विवाद था कि मूल निवासियों से ज़्यादा समस्या फ्रांसीसी आबादकार की स्वायत्ता और राजनीतिक दर्जे की मांग थी। तो एक्चुअल में ये हुआ था कि जो मूल निवासियों से ज़्यादा बड़ी समस्या, यानी मूल निवासियों को तो उन्होंने कमज़ोर कर ही दिया था कनाडा में, लेकिन जो फ्रांसीसी आबादकार यानी फ्रांसीसी लोग थे वो यहाँ पर राजनीतिक स्वायत्ता की मांग कर रहे थे। तो क्या हुआ, कारण ये था कि 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस को हराकर जीत लिया था, कनाडा जीत लिया था। तो ब्रिटिश का यहाँ पर कब्जा हो गया था। पहले यहाँ पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, फिर यहाँ पर ब्रिटिश का कब्जा हुआ था। तो ब्रिटिश का जब कब्जा हुआ तो फ्रांसीसी वहाँ पर कमज़ोर हो गए। तो फ्रांसीसी लोग जो थे उनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने राजनीतिक स्वायत्ता की मांग की, जो कि ब्रिटिश लोग के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। और 1857 में इसका हल निकल गया। उसका हल कनाडा को महासंघ बनाकर निकाला गया। अब वो हल जो भी हो, लेकिन इसका हल 1867 में ही निकाला गया, जब कनाडा एक महासंघ बना, यानी कि एक तरीके से एक महासंघ मतलब एक, तो समझिए देश बन गया। तो ये था इसमें। तो उम्मीद है आपको पहला पार्ट समझ आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।